आदित्य ने भी दोनों विशेषज्ञों को देखा। एक थोड़ा मोटा आदमी था जिसके हाथ में ब्लेड था और दूसरा कंकाल जैसा दिख रहा था। वह बहुत दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में शैतानी रोशनी भरी हुई थी। अरे, क्या तुम जानते हो कि वे कौन हैं? आदित्य के कानों के पास एक युवक की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने मुड़कर देखा तो पता चला कि यह 16 या 17 साल का एक युवक था। आदित्य ने जवाब दिया, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। हो सकता है कि वे 5 महान संप्रदायों के 2 संप्रदाय लीडर हों। नहीं, वे नहीं हैं। मैं हमारे एज्योर ड्रैगन देश के मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों में से हर एक को जानता हूं। हमारे एज्योर ड्रैगन देश में केवल 7 मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। उनमें से 5 महान संप्रदायों से हैं और उनमें से 2 शाही परिवार से हैं। शाही परिवार में वर्तमान सम्राट मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों में से एक है और दूसरा शाही परिवार का पूर्वज है। चाहे कोई भी हो, उन सभी में एक बात समान है और वह यह है कि वे सभी मार्शल सम्राट क्षेत्र के केवल पहले चरण के मार्शल विशेषज्ञ हैं। लेकिन इन दोनों की युद्ध क्षमता को देखकर लगता है कि वे कम से कम मार्शल सम्राट क्षेत्र के तीसरे चरण में हैं, उस युवक ने कहा। तुम कैसे जानते हो कि ये दोनों लोग कम से कम मार्शल सम्राट क्षेत्र के तीसरे क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ हैं? तुम केवल एक ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र साधक हो, इसलिए तुम्हारे पास निश्चित रूप से इन 2 विशेषज्ञों को देखने की क्षमता नहीं है। आदित्य ने संदेह से पूछा। ओ, ये है। बेशक, मैं उनके आर पार नहीं देख सकता। मुझे इस बात का यकीन है क्योंकि वह युवक यहीं तक कहता रहा और फिर रुक गया और फिर से कहना जारी रखा, क्योंकि मेरे दादा मार्शल सम्राट क्षेत्र के एक मार्शल विशेषज्ञ हैं। आदित्य ने उसे अजीब नजर से देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उस युवक ने उससे क्या कहा। अगर उसके दादाजी वास्तव में मार्शल सम्राट क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ थे तो वह यहां प्रतियोगिता में भाग क्यों ले रहा है? हे, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते हो। उस युवक ने भी आदित्य के अजीब भाव को देखा और हंसा। मैं तुम्हें बता दूं, गहन आकाश संप्रदाय के संप्रदाय गुरु मेरे दादाजी हैं। मेरा नाम विनीत है। बहुत कम लोग मुझे जानते हैं। आखिरकार सभी ने मुझे एक बार भी नहीं देखा है। तुम एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, तुम मुझे जान पाए, विनीत ने कहा और फिर गर्व से हंस पड़ा। अगर तुम सच में वही हो जो तुम मुझे बता रहे हो तो तुम यहां क्यों हो, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? आदित्य ने उसे संदेह से देखा। हे, मैं संप्रदाय से चुपके से बाहर निकल आया। मैं शायद ही कभी संप्रदाय से बाहर निकलता हूं। मेरे पिता और दादा ने मुझे कभी बाहर नहीं आने दिया। वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि जब मैं कम से कम एक मूल कोर क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ बन जाऊंगा तभी वे मुझे बाहर जाने की अनुमति देंगे। तो तुम बस इसी वजह से वहां से चुपके से निकल गए? हे, मैं बस कुछ मजा करना चाहता था। किसने सोचा था कि हम यहां इन 2 मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलूंगा? हाँ, यह सही है। आसमान में 2 मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत तेजी से लड़ रहे थे। जब वे लड़ रहे थे तो जो शॉक वेव निकल रही थी वह एक विध्वंसक की तरह थी जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। झमरू, क्या तुम सचमुच मुझसे मरते दम तक लड़ना चाहते हो? अगर यह जारी रहा तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। बोनी, मैंने पहले ही कहा था, मुझे वह चीज दे दो और मैं आज लड़ना बंद कर दूंगा। भले ही मैं यहां मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो? तो क्या हुआ अगर मैं आज तुम्हें मार डालूं? आपस में लड़ रहे 2 व्यक्ति लड़ते लड़ते आपस में बातें करने लगे, जिससे सभी को अंदाजा हो गया कि वे कौन हैं। मोटे जैसे दिखने वाले आदमी का नाम झमरू था और वही कंकाल जैसे दिखने वाले आदमी का नाम बोनी था। वे किसी तरह के खजाने के लिए इतनी जोरदार लड़ाई कर रहे थे। झमरू ने अपने ब्लेड से कंकाल आदमी बोनी पर वार किया। बोनी ने एक तरफ जाकर अपनी हथेली से वार किया। वह हथेली झमरू के कंधे से टकराई और वहां से एक चटकने की आवाज आई। उसका कंधा उखड़ गया और एक दरार भी दिखाई दी। झमरू पीछे की ओर फेंका गया, लेकिन जैसे ही वह हथेली के वार से पीछे की ओर फेंका गया, उसने भी फिर से वार किया। बोनी की आंखें डर से चमक उठीं। उसने जल्दी से फिर से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वार उसकी उंगलियों पर आकर गिरा और उसकी 2 उंगलियां कट गईं। आह, रुको रुको, मैं तुम्हें वह चीज दे दूंगा
लेकिन तुम्हें मुझे उसका आधा हिस्सा देना होगा, बोनी जोर से चिल्लाया। उसे डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह यहीं बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएगा। झमरू जो पीछे की ओर फेंका गया था, बोनी के पास आकर फिर से वार करने वाला था, लेकिन उसी समय उसने बोनी की आवाज सुनी। वह रुक गया और बोला, वह चीज ऐसी है जिसे पाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली है। तुम ही हो जिसने इसे मुझसे चुराया है। मैं तुम्हें इसका एक अंश भी नहीं दूंगा। या तो तुम मुझे इसका आधा हिस्सा दो या फिर हम सच में मौत तक लड़ेंगे। मैं डरता नहीं हूं, आओ मेरे पास आओ। बोनी भी गुस्से में चिल्लाया और वह फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर झमरू थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा तो नहीं दूंगा, लेकिन चलो हम दोनों एक कदम पीछे हटते हैं। मैं इसका 30% दूंगा। नहीं, 50%। नहीं, 25% और बस इतना ही। नहीं, मैं कम से कम 40% ले लूंगा। और यदि तुम तैयार नहीं हैं तो चलो लड़ाई करते हैं, और लड़ाई से तय होगा कि वह चीज कौन प्राप्त करेगा। ठीक है, 40%। मैं तुम्हें इतना दे दूंगा। अब मुझे वह चीज वापस दे दो। अभी नहीं, पहले हम लिंगवू देश लौटेंगे और फिर हम वहां इसे तय करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले वहां वापस चलें। जब उनकी बातचीत समाप्त हुई तो उन्होंने नीचे भी नहीं देखा और दोनों लोग वहां से उड़ गए। लिंगवू देश। आदित्य को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे मार्शल सम्राट एज्योर ड्रैगन देश से नहीं थे। वे लिंगवू देश के नाम से जाने जाने वाले एक अलग देश से थे। तुम्हें नहीं पता, लिंगवू देश ग्रैंड जिया साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। हमारा एज्योर ड्रैगन देश ग्रैंड जिया साम्राज्य के सबसे छोटे देशों में से एक है, विनीत ने कहा। तुम ग्रैंड जिया साम्राज्य के बारे में कैसे जानते हो? आदित्य ने पूछा। जहां तक उसे पता है, एज्योर ड्रैगन कंट्री के पहले शिखर मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्राट वासु द्वारा छोड़े गए पत्र से पता चला है कि एज्योर ड्रैगन कंट्री में कोई भी ग्रैंड जिया साम्राज्य के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता है। ओह, यह तुम्हें नहीं पता? विनीत ने आदित्य को अजीब तरह से देखा और फिर कहा, ग्रैंड जिया साम्राज्य हर 10 साल में अपने अंतर्गत आने वाले सभी देशों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करता है और चैंपियन के साथ साथ शीर्ष 10 को रॉयल ट्रेजरी में प्रवेश करने और वहां से एक चीज चुनने की योग्यता मिल सकती है। तो यह ऐसा ही है। आदित्य ने समझ में अपना सिर हिलाया। क्या तुम जानते हैं कि ग्रैंड जिया साम्राज्य द्वारा आयोजित अगली प्रतियोगिता तक कितना समय है? ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह 2 साल बाद फिर से आयोजित किया जाएगा, विनीत ने जवाब दिया। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और अन्य प्रतिभागियों की ओर देखा जो इस जगह से जा रहे थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और सभी लोग वापस जा रहे थे। हे भाई, मैं भी जा रहा हूं, चलो भविष्य में फिर मिलते हैं। विनीत ने भी आदित्य को अलविदा कहा और चला गया। आदित्य ने भी इधर उधर देखा और यह देखकर कि यहां एक भी लोग मौजूद नहीं है, वह भी वापस चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह वापस चलने वाला था, उसके कंधे के पास एक पीली चमक चमकी और पलक झपकते ही वह आदित्य से 20 मीटर दूर दिखाई दी। लिटिल येलो, तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ, हमें जाना है। आदित्य चिल्लाया और लिटिल येलो की ओर भागा। छी छी! जब वह वहां पहुंचा तो लिटिल येलो ने सामने जमीन पर पड़ी किसी चीज की ओर इशारा किया। आदित्य ने वहां देखा और एक लाल पदार्थ देखा जो हल्की लाल रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। क्या तुम जानते हो कि यह चीज क्या है? आदित्य ने पूछा। छी छी! लिटिल येलो ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उस लाल पदार्थ को उठाकर उसका आधे से ज्यादा हिस्सा निगल लिया। उस पदार्थ का बड़ा आधा हिस्सा निगलने के बाद उसने बचा हुआ हिस्सा आदित्य को दे दिया। आदित्य ने इसे लिटिल येलो से लिया और जब उसने इसे छुआ तो उसे लगा कि यह जेली जैसा है। उसने इसे कुछ देर तक देखा, थोड़ा झिझका और इसे निगल लिया। जैसे ही उसने जेली जैसी चीज निगली, उसे लगा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी ऊर्जा फूट रही है। उसे लगा जैसे वह फटने वाला है। वह जल्दी से बैठ गया और 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत का परिसंचरण शुरू कर दिया। उसके शरीर के अंदर मेरिडियन के माध्यम से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी।
वह पहले से ही ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के छठे चरण के शिखर पर था, अब जबकि उसके शरीर में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी। वह तुरंत ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे के 7वें चरण की अड़चन की ओर बढ़ गया। बूम! उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा किसी चीज से टकरा गई हो और उसके शरीर के अंदर किसी चीज के टूटने की आवाज आई हो। तुरंत ही उसकी आभा मजबूत हो गई और बड़े अंतर से बढ़ गई और अंततः उसने ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 7वें चरण को प्राप्त कर लिया। क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र का 7वां चरण? हाँ, मैं अब ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 7वें चरण में एक मार्शल विशेषज्ञ हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रतियोगिता के पहले दौर के इन 7 दिनों में मैं ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 3रे चरण से ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 7वें चरण का मार्शल विशेषज्ञ बन जाऊंगा। आदित्य जोर से हंसा और जब वह शांत हुआ तो उसने लिटिल येलो की तरफ देखा। वह अभी भी लिटिल येलो के शरीर के भीतर से आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा सा भी एहसास नहीं कर पा रहा था। वह लिटिल येलो के साथ 1 दिन से ज्यादा समय तक रहा और इस दौरान उसने 10 से ज्यादा सेकंड रैंक के जादुई जानवरों को खा लिया, लेकिन लिटिल येलो में जरा भी बदलाव नहीं देखा जा सका। वह अब भी वैसा ही था जैसा पहले था, और अब उसने एक बड़ा हिस्सा भी निगल लिया जो पहले से ही जेली जैसी चीज का लगभग 80% था, और उसे केवल जेली जैसी चीज का लगभग 20% ही खाने को मिला। लेकिन केवल 20% के साथ भी उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 7वें चरण में एक मार्शल विशेषज्ञ बन गया। यह जानना आवश्यक है कि कई मार्शल विशेषज्ञ इस कदम को आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 6ठे और 7वें चरण के बीच एक अड़चन थी। दूसरी ओर लिटिल येलो ने 80% से ज्यादा जेली जैसा पदार्थ निगल लिया और पहले की तुलना में इसमें जरा सा भी अंतर नहीं आया। यह अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। आदित्य ने सोचा कि यह अफसोस की बात है। अगर वह पूरे लाल जेली जैसे पदार्थ का सेवन कर लेता तो कौन जानता कि ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के कितने चरणों में वह ऊपर जा सकता था। लेकिन एक विचार फिर उसके दिमाग में कौंधा, यह जेली जैसा पदार्थ कहां से आता है? क्या यह उन मार्शल सम्राट क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ से संबंधित है? क्या यह वही चीज है जिसके लिए वे आपस में लड़ रहे थे? अगर ऐसा है तो उन 2 मार्शल सम्राटों के हाथों में यह चीज और भी ज्यादा होगी। हो सकता है उनकी लड़ाई के दौरान उस जेली जैसे पदार्थ का थोड़ा सा हिस्सा जमीन पर गिर गया हो और लिटिल येलो ने उसे खोज लिया हो। लेकिन वह जेली जैसी चीज वास्तव में क्या थी? खैर, इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे जल्दी से वापस जाकर रिपोर्ट करनी है। जब आदित्य रिपोर्ट करने के लिए उस स्थान पर पहुंचा तो वहां पहले से ही सैकड़ों प्रतिभागी मौजूद थे। चूंकि प्रतिभागियों की संख्या सैकड़ों में थी, इसलिए पंक्तियों की 6 पंक्तियां बनाई गईं। पंक्ति की प्रत्येक पंक्ति 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के बीच एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। आदित्य ने भी बेतरतीब ढंग से एक पंक्ति चुना और उपस्थित अंतिम प्रतिभागियों के पीछे खड़ा हो गया। काफी देर बाद 2 और प्रतिभागियों के बाद उसकी बारी आने वाली थी, तभी प्रतिभागियों के बीच हंगामा शुरू हो गया। अरे, क्या तुमने देखा? शिवांश ने परीक्षक को कुल 150 दूसरे रैंक का बीस्ट कोड दिया है। क्या सच में? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ 7 दिनों में इतने सारे दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों को मार सकता है। लेकिन उसे इतने सारे दूसरे दर्जे के जादुई जानवर कहां से मिले? यहां तक कि जोशन के पास भी केवल 62 दूसरे दर्जे के जानवर थे। क्या किस्मत है! वह सचमुच भाग्यशाली है कि उसे दूसरे दर्जे के इतने सारे जादुई जानवरों का सामना करना पड़ा। जब आदित्य ने यह सुना तो वह भी हैरान रह गया। उसे पता था कि वे दोनों कोहरे की दीवार के दूसरी तरफ थे, लेकिन वह केवल 136 दूसरे रैंक के जादुई जानवर को मारने और इकट्ठा करने में कामयाब रहा। अरे, तुम कहां देख रहे हो? अगर तुम रिपोर्ट नहीं करना चाहते तो बस स्थानिक अंगूठी वापस दे दो और चले जाओ। आदित्य को अचानक एक अप्रिय आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने पाया कि अब उसकी बारी आ चुकी थी। उसने जल्दी से स्थानिक अंगूठी वापस दे दिया। वह आदमी जो हर किसी के स्थानिक अंगूठी को इकट्ठा कर रहा था और दूसरे रैंक के जानवर कोर की गिनती कर रहा था,
उसने हल्के से सूंघकर आदित्य के हाथ से स्थानिक अंगूठी ले लिया। यह उस व्यक्ति ने अपनी आत्मिक ऊर्जा से स्थानिक अंगूठी के भीतर खोज की और वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसमें बहुत से दूसरे दर्जे के जानवर के कोर थे। उसने सभी जानवरों के कोर को बाहर निकाल लिया। जब वहां उपस्थित अन्य प्रतिभागियों ने इतने सारे जानवरों के कोर को देखा तो वे खुद को एक लंबी सांस लेने से रोक नहीं पाए। कुल 136 दूसरे रैंक जानवर कोर। तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य। ठीक है, तुम वापस जा सकते हो और 2 दिन बाद सुबह यहां आ जाना। प्रतियोगिता का दूसरा दौर 3 दिन बाद शुरू होगा, उस आदमी ने धीरे से कहा। उसका चेहरा उदासीनता से आश्चर्य में बदल गया। आदित्य ने सिर हिलाया और चला गया। कुछ ही देर बाद एक और अफवाह फैली। एक युवक जो शिवांश के बराबर खड़ा हो सकता है सामने आया है। यह अलग बात है कि उस युवक का नाम कोई नहीं जानता। दूसरी ओर आदित्य उस होटल में वापस लौट आया जहां वह पहले था और उसने फिर से 10 दिनों के लिए कमरा किराए पर ले लिया। पहले तो वह बहुत देर तक नहाता रहा और नहाने के बाद बिस्तर पर ही सो गया। वह लगभग 1 दिन तक सोता रहा और दूसरे दिन ही उसकी नींद खुली। पहले की तरह ही वह नीचे गया, पेट भर खाया और उसके बाद ही होटल से बाहर निकला। वह बिना किसी उद्देश्य के चल रहा था। तभी उसने अपने से कुछ मीटर की दूरी पर एक जानी पहचानी आकृति देखी। वह सूर्य प्रताप था। आदित्य ने उसे ध्यान से देखा और पाया कि वह अभी भी ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के प्रथम चरण में था। पिछली बार जब आदित्य ने उसे देखा था तो उसने ग्रैंड एल्डर से सुना था कि सूर्य प्रताप भी प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना बना रहा था। चूंकि सूर्य प्रताप यहां था, इसका मतलब है कि उसने प्रतियोगिता में भाग लिया था। लेकिन उसके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट था कि वह प्रतियोगिता के पहले दौर में असफल रहा और यह भी स्पष्ट था कि इस प्रतियोगिता में कई साधक भाग ले रहे थे और उनमें से सबसे कमजोर ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के तीसरे चरण में था। सूर्य प्रताप ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के पहले चरण में केवल एक मार्शल विशेषज्ञ था, इसलिए यह बहुत संभावना थी कि वह अकेले एक भी दूसरे दर्जे के जानवर का शिकार करने में असमर्थ था। और अगर वह एक समूह में शिकार करता तो उसके हाथ में पर्याप्त दूसरे दर्जे का जानवर कोर नहीं होता जो उसे शीर्ष 300 में रख सकता। अब वह निराश होकर सिल्वर मून संप्रदाय की ओर लौट रहा था। जब आदित्य की नजर पहली बार उस पर पड़ी तो उसकी आंखों में नफरत की चमक थी। इस समय वह सूर्य प्रताप को 1000 टुकड़ों में फाड़ने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। आदित्य चुपके से उसके पीछे शाही शहर से बाहर चला गया। यह स्पष्ट था कि सूर्य प्रताप के पास टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। सूर्य प्रताप इस बात पर गहन विचार कर रहा था कि सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का सामना कैसे किया जाए। तभी अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। आदित्य, क्या तुम पहले ही मर नहीं गए हो? सूर्य प्रताप ने ठंडी सांस ली और कांपती आवाज में पूछा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य अभी भी जिंदा है और वह उसके सामने है। हे, तुम्हें क्या लगता है? आदित्य ठंडी मुस्कान के साथ बोला। सूर्य प्रताप ने महसूस किया कि आदित्य के शरीर से एक तीव्र आभा निकल रही है। वह मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत समझ लिया कि आदित्य निश्चित रूप से उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है, लेकिन कैसे? उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वह मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसका चेहरा और भी उदास हो गया, क्योंकि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वह इस समय एक सुनसान सड़क पर था। वहां एक भी मौजूद नहीं थे। वह डर के मारे कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसने आदित्य की आंखों में देखा। उसे उसकी आंखों में सिर्फ 2 चीजें दिखीं, नफरत और गुस्सा। आदित्य, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सूर्य प्रताप डर से चिल्लाया। कुछ खास नहीं, मैं यहां सिर्फ तुम्हारी जान लेने आया हूं। आदित्य जोर से हंसा और आगे बढ़कर सूर्य प्रताप की गर्दन पकड़ ली। आदित्य, ज्यादा दूर मत जाओ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे ग्रैंड एल्डर तुम्हें जरूर मार देंगे। सूर्य प्रताप ने कर्कश आवाज में उसे धमकी दी। हे, चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारे ग्रैंड एल्डर भी तुम्हें नरक में देखेगा। आदित्य हंसा और जैसे ही वह सूर्य प्रताप की गर्दन तोड़ने वाला था, अचानक उसके कपड़े पर एक तीव्र आग लग गई।
आदित्य ने सूर्य प्रताप को फेंक दिया और फिर उसके कपड़े फाड़ दिए। पलक झपकते ही वहां केवल राख बची थी। फायर सोल, मैं इस बात को लगभग भूल ही गया था। आदित्य ने सूर्य प्रताप को देखा, जो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था। आदित्य भी उसके पीछे गया और जल्द ही वह एक बार फिर उसके सामने आ गया। फायर सोल। जब सूर्य प्रताप ने आदित्य को फिर से अपने सामने आते देखा तो उसने अपनी मुट्ठी से उस पर मुक्का मारा, लेकिन उसके इस मुक्के में सामान्य मुट्ठी तकनीक से अलग यह था कि उसकी मुट्ठी एक बैंगनी लौ से ढकी हुई थी, जो तीव्र गर्मी का एहसास दे रही थी। आदित्य ने भी नहीं टाला, क्योंकि उसे लगा कि यह मजेदार है। ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के पहले चरण का एकमात्र मार्शल विशेषज्ञ, ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 7वें चरण का एक मार्शल विशेषज्ञ उसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भले ही उसे लगा कि यह मजाकिया था, लेकिन उसने सूर्य प्रताप के इस मुक्के को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी मुट्ठी वर्तमान में बैंगनी लौ से ढकी हुई थी, जो एक जानवर जैसी आभा दे रही थी। फायर सोल। आदित्य ने सूर्य प्रताप की मुट्ठी पर लगी फायर को तुरंत पहचान लिया। पहाड़ ढाने वाली मुट्ठी। आदित्य ने भी अपने निम्न श्रेणी के येलो रैंक मार्शल आर्ट तकनीक से उस पर प्रहार किया। जब उसकी माउंटेन कोलैप्सिंग मुट्ठी और सूर्य प्रताप की रेडियंट मुट्ठी टकराई तो अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ। सूर्य प्रताप उड़ गया, जबकि आदित्य अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। वह अपनी मुट्ठी को देख रहा था, जो जानवर की फायर की वजह से काली हो गई थी। दूसरी ओर सूर्य प्रताप खून की उल्टी कर रहा था। उसका पूरा हाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह स्पष्ट था कि पिछले हमले में उसने अपना एक हाथ खो दिया था। यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है। हाँ, यह असंभव है। यह कैसे संभव हो सकता है कि तुम सिर्फ 1 महीने के कम समय में इतने शक्तिशाली हो गए, और वह भी उस मामले में जब 1 महीने से ज्यादा पहले मैंने तुम्हें अपंग बना दिया था। यह असंभव है। सूर्य प्रताप अविश्वास में चिल्लाने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अपंग व्यक्ति सिर्फ 1 महीने से ज्यादा के कम समय में इतना शक्तिशाली हो जाएगा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? जब आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो वह हंसा, और फिर उसने हंसना बंद कर दिया और आह भरते हुए कहा, वास्तव में पहले तो मुझे भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता था। तुम्हें पता है, असल में मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। अगर यह तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मुझे उस चट्टान से नीचे कूदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता और मुझे एक अकल्पनीय खजाना नहीं मिलता। तुम्हें पता है, प्रतियोगिता से पहले मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब जब मुझे अपने पिता समान 5वें एल्डर की मौत का कारण पता चल गया है, और साथ ही यह भी कि तुमने मुझे अपंग क्यों बनाया और मुझे संप्रदाय से क्यों बाहर निकाला गया, तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने जा रहा हूं। पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी। नहीं नहीं, रुको। दरार। आह। आदित्य ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट से सूर्य प्रताप के पैर पर मुक्का मारा और उसका पैर तोड़ दिया। सूर्य प्रताप दर्द से चिल्लाया, पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी, दरार। आह। पहाड़ ढहना। लेकिन आदित्य यहीं नहीं रुका। जैसा कि उसने पहले कहा था, वह सूर्य प्रताप को मौत के घाट उतारने वाला था। उसने फिर से सूर्य प्रताप के दूसरे पैर और हाथ पर अपने माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट से हमला किया, और अब सूर्य प्रताप को दूसरे तरीके से अपंग माना जा सकता है। उसके चारों अंग अब टूट चुके थे और वह दर्द से चीख रहा था। उसकी आवाज सुनकर आदित्य को अपने दिल में कुछ राहत महसूस हुई। 5वें एल्डर, आप चिंता मत करिए। जल्द ही मैं आपकी हत्या में शामिल हर व्यक्ति को आपके पास भेजूंगा। कुछ ही समय उसने देखा कि सूर्य प्रताप ने चीखना बंद कर दिया, लेकिन वह अभी भी अकल्पनीय दर्द से पीड़ित था। अपने पूरे जीवन में उसने कभी इतना नहीं सहा जितना आज सहा। यह देखकर कि सूर्य प्रताप चिल्ला नहीं रहा था, आदित्य फिर से उसके सामने आया। कृपया मुझे जाने दो। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं, मैं भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। सूर्य प्रताप ने दया की भीख मांगी। बेशक तुम भविष्य में ऐसा कुछ कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम यहीं और अभी मरने वाले हो, आदित्य ने कहा और अपना हाथ सूर्य प्रताप की छाती पर रख दिया। खा जाओ। आह।
आदित्य आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरे लोगों का तभी खा सकता है जब वो जिंदा न हो, लेकिन सूर्य प्रताप अभी भी जीवित था। लेकिन अब भी वह बहुत गुस्से में था। जब भी वह सूर्य प्रताप को मुक्का मारता और पीटता तो उसे अपना गुस्सा निकालने का मन करता। सूर्य प्रताप फिर से दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी जिंदा खाल खींच रहा हो। बहुत दर्दनाक। यह एक अमानवीय दर्द था। इस समय सूर्य प्रताप की चीख सुनकर खुद आदित्य को भी लगा कि वह बहुत क्रूर है। लेकिन जब उसे याद आया कि 5वें एल्डर की मौत कैसे हुई थी तो उसका गुस्सा फिर से उभर आया। कुछ समय बाद दर्द के कारण आदित्य की मौत हो गई और इस समय आदित्य को ऐसा लगा जैसे कोई झुलसाने वाली गर्मी उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो। पहले तो वह चौंका, लेकिन उसके बाद वह बहुत खुश हुआ। उसने न केवल सूर्य प्रताप को मार डाला, बल्कि सूर्य प्रताप के शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा तथा जानवरों की फायर को भी खा लिया और अब वह इसका इस्तेमाल अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। लेकिन क्या हो रहा है? इतना दर्द, ये मुझे मार रहा है। आदित्य को अचानक अपने शरीर से बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ और यह सामान्य दर्द नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर के अंदर से उसे जला रहा है। तभी उन्हें याद आया कि किसी भी प्रकार की फायर सोल को अवशोषित करने की प्रक्रिया में पहले अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अगर किसी की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं है तो वह दर्द के कारण मौके पर ही मर जाएगा। फायर सोल को अवशोषित करना और उसे काबू में करना कोई छोटी बात नहीं थी। और केवल इसी कारण से जब कोई व्यक्ति फायर सोल को अवशोषित करने जा रहा होता है तो वह कई बुजुर्गों की उपस्थिति में ऐसा करता है ताकि वे फायर सोल को दबाने में उसकी सहायता कर सकें। ठीक इसी तरह सूर्य प्रताप भी अपने गुरु, ग्रैंड एल्डर और सिल्वर मून संप्रदाय के दूसरे एल्डर की मदद से फायर सोल को सफलतापूर्वक अवशोषित करने में कामयाब रहा। आदित्य भी अब बहुत दर्द में था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदरूनी अंग जल रहे हों। उसने मुंह से खून की उल्टी की। कई बार उसे लगा कि वह हार मान लेगा और बेहोश हो जाना चाहता था, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वह बेहोश नहीं हो पाया। न जाने कितना समय बीत जाने के बाद अंततः उसे महसूस हुआ कि उसका दर्द कम हो गया है। फिलहाल वह जमीन पर लेटा हुआ था और उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कब जमीन पर लेटा था। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे फिर से अपने बगल में एक सूखी हुई लाश दिखाई दी। उसे यकीन था कि यह सूर्य प्रताप की लाश थी। वह उठ खड़ा हुआ और उस सुनसान जगह से चला गया। शायद इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी कि सूर्य प्रताप को मारने और फायर सोल को अवशोषित करने के दौरान वहां कोई नहीं आया। फायर सोल के बारे में सोचते हुए आदित्य की आंखें चमक उठीं। वह फिर रुका और एक छिपी हुई जगह ढूंढने लगा। फिर उसने अपने हाथ को अपने सामने उठाया और अचानक एक बैंगनी लौ उसकी हथेली पर जलने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि इससे पहले जब सूर्य प्रताप ने उस पर इस फायर से हमला किया था तो उसका हाथ जलकर काला हो गया था, यह याद करते हुए कि उसका हाथ पहले भी जल चुका था। जब आदित्य ने फिर से अपने हाथ को देखा तो उसे वहां जलने का एक भी निशान नहीं मिला। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका घाव अपने आप ठीक हो गया था। उसे कारण नहीं पता था, लेकिन फिर भी यह तब तक अच्छा था जब तक कि इससे उसे कोई नुकसान न हो और उसे कुछ लाभ हो। आदित्य ने अपनी हथेली पर बैंगनी रंग की फायर को देखा। यह उसकी पहली फायर सोल थी। आदित्य उस होटल में वापस आया जहां वह ठहरा हुआ था और अपने कमरे में चला गया। लौटने के बाद आदित्य फिर से अपने कमरे से गायब हो गया और स्वर्गीय मोती की दुनिया के अंदर घास के मैदान में प्रकट हुआ। क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट से बाहर आने से पहले आदित्य ने लिटिल येलो को स्वर्गीय मोती की दुनिया में भेज दिया ताकि वह किसी का ध्यान आकर्षित न करे। उसने कुछ देर तक घास के मैदान में लिटिल येलो को ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। तो उसने सोचा कि शायद लिटिल येलो जंगल में चला गया होगा, क्योंकि जब वह पहली बार यहां आया था तो वहां जाने के लिए बहुत व्याकुल था। इस बारे में सोचते हुए आदित्य ने लिटिल येलो की बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसे वापस यहां कैसे बुलाया जाए। अब जब उसे अपनी फायर सोल मिल गया है तो आदित्य गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर सकता है।
लेकिन गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उसके पास एक कड़ाही होनी चाहिए, और चूंकि उसके पास कड़ाही नहीं थी इसलिए उसने इसे खरीदने की योजना बनाई। लेकिन औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कड़ाही खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। आदित्य फिर से नदी पार करके उस छोटे पहाड़ के सामने पहुंचा जो 12 बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां उसने फिर से छोटे पहाड़ में 12 छोटी गुफाएं देखीं जो 12 बड़े पहाड़ों की ओर जाती हैं। 11 गुफाओं के मुहाने पर अभी भी प्रकाश बैरियर था। वह उस गुफा के अंदर गया जिसमें प्रकाश बैरियर नहीं था। ये वह गुफा थी जो बड़े पहाड़ की ओर जाती थी, जिसमें निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन था। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो आदित्य ने कुल 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले थे, और उन 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में से उसने 100 स्पिरिट स्टोन नीलाम कर दिए थे। इसलिए उसके पास अभी भी 900 स्पिरिट स्टोन बचे थे। इस बार उसने फिर से स्पिरिट स्टोन्स का खोदना शुरू किया और वह लगभग 4 घंटे बाद गुफा से बाहर आया। इस बार उसने कुल 4100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का खोदा था, और पिछले 900 स्पिरिट स्टोन्स को जोड़ने के बाद उसके पास कुल 5000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं, जो कि ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी संख्या थी। उसने फिर से इतने सारे स्पिरिट स्टोन निकाले क्योंकि वह कम समय में बार बार आकर खोदना नहीं चाहता था। उसे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारा पैसा बर्बाद करना था, इसलिए उसने एक साथ इतने सारे स्पिरिट स्टोन निकाले। स्पिरिट स्टोन्स को निकालने के बाद वह फिर से ग्रास के मैदान में लिटिल येलो को देखने की उम्मीद में लौटा, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। इसलिए वह सीधे वहां से चला गया और फिर से अपने कमरे में दिखाई दिया। फिर वह खाना खाने के लिए नीचे गया, और खाने के बाद वह फिर से होटल से बाहर निकल गया और अल्केमिस्ट एसोसिएशन की दिशा में चल दिया। कुछ देर बाद आदित्य अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सामने रुका। एक लंबी सांस लेने के बाद वह उसके अंदर चला गया। उसने फिर से उन अलमारियों को देखा जिनमें कई तरह की औषधीय जड़ी बूटियां और गोलियां रखी हुई थीं, लेकिन इस बार वह एक कड़ाही खरीदने आया था। इसलिए वह एक अटेंडेंट के पास गया और पूछा, मैं यहाँ एक कड़ाही खरीदने आया हूँ, क्या तुम मुझे कड़ाही दिखा सकते हो? यह सुनकर कि आदित्य एक कड़ाही खरीदने की योजना बना रहा था, वह अटेंडेंट चौंक गया और जल्दी से मुस्कुराया और कहा, सर, क्या आप और अल्केमिस्ट हैं? अभी नहीं, लेकिन मैं जल्द ही आ जाऊंगा। आदित्य ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा। जब अटेंडेंट ने यह सुना तो उसकी मुस्कान हवा में गायब हो गई और उसकी जगह तिरस्कार ने ले ली। हाँ, हम अल्केमिस्ट एसोसिएशन में कड़ाही नहीं बेचते, हम केवल औषधीय जड़ी बूटियां और गोलियां बेचते हैं। अगर आप ये चीजें खरीदना चाहते हैं तो कहें, नहीं तो ट्रेजरी पैवेलियन में जाए, शायद आपको वहां कड़ाही मिल जाए। आदित्य उस अटेंडेंट की प्रतिक्रिया देखकर चौंक गया। उस अटेंडेंट ने जैसे ही सुना कि वह अल्केमिस्ट नहीं है, अपना रंग बदल लिया। वह अपने दिल में अटेंडेंट की इस क्षमता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि किसी अटेंडेंट से बहस करना सिर्फ समय की बर्बादी है, इसलिए वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाहर की ओर चलने लगा। 1 मिनट रुकिए। जैसे ही वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन के दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, उसने किसी की आवाज सुनी। वह रुका और पीछे मुड़ा तो देखा कि एक स्वस्थ बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई, मैंने सुना है कि तुम यहां कड़ाही खरीदने आए हो। ग्रैंड मास्टर। जैसे ही उस अटेंडेंट ने बूढ़े आदमी को देखा, उसने आदरपूर्वक उसे बुलाया और झुककर प्रणाम किया। क्या वह ग्रैंड मास्टर विधांश हैं? हे भगवान, क्या मैं कुछ देख रहा हूं? नहीं, वह वास्तव में ग्रैंड मास्टर विधांश हैं। क्या वह हमेशा ऊपरी मंजिल पर ही नहीं रहते, हर दिन गोलियां बनाते रहते हैं? वह यहां क्या कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम ये बात, लेकिन वह उस बिगड़ैल लड़के से बात कर रहे हैं। जानते हो वह किस परिवार से है? अपने आसपास के लोगों की बातचीत सुनकर आदित्य को भी पता चल गया कि उसके सामने वाला बूढ़ा आदमी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का ग्रैंड मास्टर है। अल्केमिस्ट मास्टर को कई श्रेणियों में बांटे गए हैं।
जो लोग रैंक 1 की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं उन्हें अल्केमिस्ट अप्रेंटिस कहा जाता है। जो लोग रैंक 2 और रैंक 3 की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं उन्हें अल्केमिस्ट मास्टर कहा जाता है। जो लोग रैंक 4 और रैंक 5 की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं उन्हें अल्केमिस्ट का ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। और जो लोग रैंक 6 और उससे ऊपर की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं उन्हें अल्केमिस्ट किंग कहा जाता है। एजियोर ड्रैगन कंट्री जैसे छोटे देश में ग्रैंड मास्टर का अस्तित्व पहले से ही बहुत दुर्लभ है। अल्केमिस्ट किंग की तो बात ही छोड़िए, कई बड़े देशों में अल्केमिस्ट किंग नहीं हो सकता। अल्केमिस्ट किंग को उनकी दुर्लभता के कारण एक पौराणिक अस्तित्व के रूप में जाना जाता है। केवल ग्रैंड जिया साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्य में ही अल्केमिस्ट किंग है। इसलिए जब आदित्य ने सुना कि उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी अल्केमिस्ट का ग्रैंड मास्टर था तो उसने सम्मान पूर्वक अपना हाथ ऊपर उठाया और जवाब दिया, ग्रैंड मास्टर विधांश, मैं वास्तव में एक कड़ाही खरीदने की उम्मीद में यहां आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्केमिस्टगर एसोसिएशन यहां कड़ाही नहीं बेचता है। मुझे इसके लिए खेद है। मैं पहले विदा लेता हूं। अपनी बात पूरी करने के बाद आदित्य मुड़ा और जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था उसने फिर से बूढ़े आदमी की आवाज सुनी, ग्रैंड मास्टर विधांश, क्या आपको कुछ चाहिए? आदित्य ने संदेह से पूछा। हम अल्केमिस्ट एसोसिएशन वास्तव में यहाँ कड़ाही नहीं बेचते हैं, लेकिन मेरे पास एक अतिरिक्त कड़ाही है। यह मुझे मेरे गुरु ने तब दी थी जब मैं सफलतापूर्वक अल्केमिस्ट मास्टर बन गया था। अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं इसे तुम्हें उपहार के रूप में दे सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर विधांश ने आदित्य की ओर धीरे से मुस्कुराए। जब आदित्य ने यह सुना तो वह भी इसका आंतरिक अर्थ समझ गया, इसलिए उसने पूछा, और मुझे क्या करना होगा ताकि ग्रैंड मास्टर मुझे वह कड़ाही उपहार के रूप में दे दें? जब ग्रैंड मास्टर ने यह सुना तो वे जोर से हंसे और बोले, मुझे तुम्हारे जैसे सीधे साधे व्यक्ति पसंद हैं। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मेरे शिष्य बन जाओ और मैं तुम्हें उपहार के रूप में कड़ाही दूंगा। शिष्य। जब भीड़ ने यह सुना तो वे एक लंबी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। हर कोई ईर्ष्या और जलन के साथ आदित्य को देखने लगा। वह बच्चा कौन है? ग्रैंड मास्टर उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें अल्केमिस्ट गिरी की प्रतिभा होनी चाहिए। शायद इसीलिए ग्रैंड मास्टर उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। यहां तक कि स्वर्ग तलवार संप्रदाय के चैतन्य को भी 2 साल पहले ग्रैंड मास्टर ने अस्वीकार कर दिए थे, लेकिन अब ग्रैंड मास्टर ने खुद कहा है कि वह इस बच्चे को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर कई लोग आपस में गपशप करने लगे। जब आदित्य ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे, जैसे, ग्रैंड मास्टर मुझे अपना शिष्य क्यों बनाना चाहते हैं? क्या उसने स्वर्गीय मोती की खोज की थी? ग्रैंड मास्टर, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आदित्य ने ग्रैंड मास्टर के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसने प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराए और बोले, तुम पूछ सकते हो। आप मुझे अपना शिष्य क्यों बनाना चाहते हैं? आदित्य ने वह प्रश्न पूछा जो उसके मन में तब आया जब ग्रैंड मास्टर ने उससे पूछने के लिए कहा, क्योंकि मैं तुमसे निकलने वाली फायर सोल को महसूस कर सकता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने अभी अभी फायर सोल को अवशोषित किया है। ग्रैंड मास्टर ने सीधे उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी आवाज आदित्य के कान में पहुंचाई। आखिरकार एजियोर स्काई कॉन्टिनेंट में फायर सोलें बहुत दुर्लभ हैं और इसके बारे में जानकारी भी विशेषज्ञों द्वारा गोपनीय रखी जाती है। आदित्य यह सुनकर फिर से हैरान हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ग्रैंड मास्टर सही कह रहे हैं। कल ही मैंने फायर को अवशोषित किया था। ग्रैंड मास्टर ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी फायर सोल की ऊर्जा तुमसे बाहर निकल रही है। इसका मतलब है कि तुमने किसी विशेषज्ञ की मदद के बिना खुद ही फायर सोल को अवशोषित कर लिया है। यह अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि है जिसे बहुत कम लोग हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि तुम्हारे पास फायर सोल है, इसलिए तुम दूसरों की तुलना में कई गुना आसानी से गोलियां बना सकते हो। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि तुम अभी 16 साल के होने वाले हो, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 7वें चरण की साधना है।
इसका मतलब है कि तुम्हारी प्रतिभा भी बहुत अच्छी है। ये वे कारण हैं जिनके लिए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं, और यह तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक भी है। तुम मुझसे अल्केमिस्ट के बारे में सीख सकते हो, तुम फायर पर नियंत्रण करना सीख सकते हो, और तुम न केवल हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बल्कि हमारे एज्योर ड्रैगन देश के ट्रेजर पैवेलियन से भी कई लाभ प्राप्त कर सकते हो। इतना ही नहीं, एक ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट के शिष्य के रूप में तुम एज्योर ड्रैगन देश से बाहर जाने पर भी कई लाभ प्राप्त कर सकते हो। यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन केवल एक छोटी शाखा है। एज्योर ड्रैगन देश के चारों ओर इस तरह की हजारों शाखाएं हैं। मुझे भी नहीं पता कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन का असली मुख्यालय कहां है। हर छोटे देश में अल्केमिस्ट एसोसिएशन की कम से कम एक शाखा है, और एक बड़े देश में अल्केमिस्ट एसोसिएशन की एक से ज्यादा शाखाएं हैं। अल्केमिस्ट एसोसिएशन, जो ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर में है, उसे ग्रैंड जिया साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इसकी सभी शाखाओं का मुख्यालय माना जा सकता है। तो तुम स्वयं ही सोच सकते हैं कि यदि तुम मेरे शिष्य बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि तुम भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का हिस्सा बन जाओगे, और तुम वे सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो अल्केमिस्ट एसोसिएशन अपने सदस्यों को देता है। आदित्य भी ये सब सुनकर ललचा गया। उसने भी सोचा कि अगर वह सच में ग्रैंड मास्टर का शिष्य बन गया तो भविष्य में वह बिना किसी डर के सबके सामने अपनी अल्केमिस्ट गिरी का हुनर दिखा सकेगा। अगर कोई उससे पूछे कि उसने गोलियां परिष्कृत करना कहां से सीखा, तो वह आसानी से जवाब दे सकता है कि उसने यह सब ग्रैंड मास्टर से सीखा है। और वैसे भी उसे गोलियों को परिष्कृत करना सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास प्राचीन गोली देवता की गोलियों को परिष्कृत करने की सभी यादें और अनुभव हैं। उसे बस 1 या 2 बार अभ्यास करने की जरूरत है और वह हर तरह की गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है। यह सब सोचते हुए आदित्य ने अपना सिर हिलाया, ग्रैंड मास्टर को 3 बार प्रणाम किया और कहा, शिष्य आदित्य गुरु को नमस्कार करता है। अच्छा अच्छा, हाँ, अब मेरे पास भी एक प्रतिभाशाली शिष्य है। ग्रैंड मास्टर ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाए और जोर से हंसे। फिर उन्होंने एक कड़ाही निकाली और आदित्य को दी। यह लो, इसे ले लो। आदित्य ने ग्रैंड मास्टर के हाथ से कढ़ाई ली और उसे ध्यान से देखा, क्योंकि यह उसकी पहली कढ़ाई थी। यह कोई साधारण कढ़ाई नहीं थी। आदित्य को महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मिक ऊर्जा उसके हाथ में मौजूद कढ़ाई के साथ प्रतिध्वनित हो रही है। निम्न ग्रेड आध्यात्मिक रैंक कढ़ाई, आदित्य ने जोर से चिल्लाकर कहा। यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन है और यहाँ बहुत से अल्केमिस्ट हैं। जब उन्होंने सुना कि ग्रैंड मास्टर यहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने सभी ने गोलियां परिष्कृत करना बंद कर दिए और ग्रैंड मास्टर से मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल गए। और अब जब उन्होंने सुना कि ग्रैंड मास्टर ने आदित्य को एक लो ग्रेड आध्यात्मिक रैंक कढ़ाई दिए है, तो वे सभी उसके प्रति ईर्ष्या महसूस करने लगे। वे सभी ईर्ष्या से आदित्य को देखने लगे। ग्रैंड मास्टर के हाथ में कढ़ाई देखकर आदित्य भी उनके गुरु के बारे में काफी उत्सुक हो गया। उसने सोचा कि ग्रैंड मास्टर के गुरु निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और न ही ग्रैंड मास्टर खुद। उसे पता होना चाहिए कि कढ़ाई बहुत दुर्लभ है। एक अच्छी कढ़ाई को परिष्कृत करने के लिए कई तरह की कीमती सामग्री जुटानी पड़ती है। हो सकता है पूरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ग्रैंड मास्टर को छोड़कर केवल आदित्य के पास अब आध्यात्मिक रैंक कढ़ाई है। आदित्य ने कढ़ाई को लिया और उसके बाद उसने अपने स्थानिक अंगूठी में रखा। थोड़ा झुककर हाथ को जोड़ा और कहा, आदित्य शिष्य को इतना कीमती उपहार देने के लिए गुरु को धन्यवाद देता है। हाँ, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, ग्रैंड मास्टर ने हंसते हुए कहा। तुम प्रतियोगिता के लिए यहां आए हो, है ना? जाओ और चिंता मत करो। किसी भी संप्रदाय के शिष्य बनने के बाद भी तुम मेरा मार्गदर्शन लेने के लिए यहां आ सकते हो। मैं भी वहां रहूंगा, प्रतियोगिता का दूसरा दौर देखूंगा, ग्रैंड मास्टर ने खुशी से कहा। मास्टर, अब जब आपने मुझे इतना कीमती उपहार दिए हैं, अगर मैं आपको कुछ नहीं देता तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बेऔलाद हूं? मेरे पास आपके लिए एक उपहार भी है। आदित्य मुस्कुराया और ग्रैंड मास्टर के सामने अपना खाली हाथ उठाया। अचानक एक रोशनी चमकी और उसके हाथ में एक औषधीय जड़ी बूटी दिखाई दी, जेड लोटस। ग्रैंड मास्टर ने जेड लोटस को देखा और फिर उसे आदित्य से ले लिया।
जैसे ही वह उसे रखने वाले थे, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसकी जीवन ऊर्जा इतनी प्रबल क्यों है? यह कैसे संभव है? यह चौथी श्रेणी का जेड लोटस है। ग्रैंड मास्टर भी यह देखकर जोर से चिल्लाए कि यह वास्तव में चौथी श्रेणी का जेड लोटस था। ग्रैंड मास्टर, यह वास्तव में चौथी श्रेणी का जेड लोटस है। ग्रैंड मास्टर की प्रतिक्रिया देखने के बाद आदित्य ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। यह कैसा चौथी श्रेणी का जेड लोटस है? ग्रैंड मास्टर भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा शिष्य मिला जो उपहार के रूप में चौथी श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी दे सकता है। हाँ, तुम सही हो, और जेड लोटस भी बहुत दुर्लभ है। बेवकूफ, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जेड लोटस केवल तीसरी श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी तक ही विकसित हो सकता है, लेकिन यह जेड लोटस चौथी श्रेणी का है, जो असंभव है। ऐसा लगता है कि यह जेड लोटस किसी तरह उत्परिवर्तित हो गया है। वहां उपस्थित लोगों ने जब सुना कि आदित्य ने अपने गुरु को जो जेड लोटस उपहार में दिया है वह चौथी श्रेणी का है, तो वे आपस में गपशप करने लगे। यह जेड लोटस बात तुम इसे कहां पाए थे? ग्रैंड मास्टर ने जल्दी से पूछे। यह प्रश्न सुनकर सबके कान खड़े हो गए। मुझे यह जेड लोटस क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के अंदर एक झील में मिला था। इसकी रक्षा दूसरे दर्जे के जादुई जानवर कर रही थी। आदित्य ने तुरंत उत्तर दिया, लेकिन उसका यह उत्तर केवल आधा सच था। आखिरकार वह यह नहीं कह सकता कि उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना है जो एक औषधीय जड़ी बूटी विकसित कर सकता है। ऐसा लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा अवसर मिला, और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी रक्षा केवल एक दूसरे दर्जे का जादुई जानवर कर रहा था। यह एक चौथी श्रेणी का जेड लोटस है, इसलिए इसे उपचार की गोली में परिष्कृत करने के बाद यह मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ की चोट को भी ठीक कर सकता है। ग्रैंड मास्टर जोर से हंसे और आदित्य के कंधे को थपथपाया और फिर अपनी आवाज आदित्य तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे शिष्य। तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे यह चौथी श्रेणी का जेड लोटस देकर मेरी कितनी मदद की है। मैंने आपकी मदद की। यह जेड लोटस आपको देकर? कैसे? आदित्य ने अपने दिल में यह बात बुदबुदाई, लेकिन पूछा नहीं। इसके बजाय उसने ग्रैंड मास्टर को संदेह से देखा। जब ग्रैंड मास्टर ने आदित्य के हाव भाव देखे तो उन्होंने फिर से उसके कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम 1 वर्ष के भीतर मास्टर अल्केमिस्ट अगर बन सकते हो और एक उच्चतम स्तर की गोली को परिष्कृत कर सकते हो जिसे एक मास्टर अल्केमिस्ट अगर परिष्कृत कर सकता है, जो कि एक रैंक 3 गोली है, उस समय मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और यदि तुम इसे हासिल करने में विफल रहे तो यह मान लेना कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगा। आदित्य ने भी कुछ नहीं पूछा और उसे बस यही लगा कि ग्रैंड मास्टर थोड़े रहस्यमयी व्यक्ति हैं। यह बस एक एहसास था जो ग्रैंड मास्टर ने उसे दिए थे। अपनी बात पूरी करने के बाद ग्रैंड मास्टर ने एक काले रंग का टोकन उसको दिए और फिर वे ऊपर चले गए। आदित्य ने टोकन पकड़ा और उसे देखा। यह पूरा काला टोकन था जिसके ऊपर एक लाल रेखा खींची गई थी और टोकन के पीछे की तरफ अल्केमिस्ट एसोसिएशन लिखा था, जो एक अजीब आभा दे रहा था। यह एक टोकन था जो दर्शाता था कि वह वर्तमान में एक अल्केमिस्ट शिष्य है और एक रैंक 1 गोली को परिष्कृत कर सकता है। हालांकि उसने अब तक कभी किसी गोली को परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन वह कौन था? वह ग्रैंड मास्टर का एकमात्र शिष्य था और यह पहला लाभ था जो उन्होंने आदित्य को दिए थे। और वैसे भी ग्रैंड मास्टर के शिष्य के रूप में जल्दी या बाद में वह एक रैंक 1 गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है। इसलिए किसी ने सवाल नहीं किया कि ग्रैंड मास्टर ने उसे अल्केमिस्ट अप्रेंटिस का टोकन क्यों दिए हैं। आदित्य ने अपनी स्थानिक अंगूठी में एक अल्केमिस्ट अप्रेंटिस करने वाले टोकन को रखा और उसके बाद आदित्य जड़ी बूटियों की अलमारियों की ओर चला गया। अटेंडेंट, जिसने पहले उसे एक कड़ाही खरीदने के लिए ट्रेजर पैवेलियन में जाने के लिए कहा था, उसके पीछे चला गया। वह घबराया हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि शायद आदित्य को वह दुश्मनी याद होगी, लेकिन यह देखकर कि आदित्य ने उसे परेशान नहीं किया, उसने राहत की लंबी सांस ली। आदित्य ने प्राचीन गोली भगवान की यादों को याद किया और बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत करने का विकल्प चुना, जो एक रैंक 1 पिल भी थी। जहां तक बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत करने के सूत्र की बात है, तो जाहिर है
कि उसे यह उन यादों से मिला था। कुछ देर तक वहां अलमारियों में देखने के बाद वह अटेंडेंट की ओर देखने के लिए मुड़ा और बोला, मुझे 3 साल पुराने जिनसेंग के 20 तैल ग्रास के 20 डंठल, स्पिरिट ग्रास के 11 डंठल और 20 लाल पत्ते वाले आलू दे दो। ये वे औषधीय जड़ी बूटियां हैं जिनकी जरूरत बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए होती है। आदित्य ने हर औषधीय जड़ी बूटी के 20 टुकड़े खरीदने की योजना बनाई। इससे वह बॉडी टेम्परिंग पिल को 20 बार परिष्कृत कर सकता है। इसलिए अगर वह 3 या 4 बार परिष्कृत करने में विफल भी हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अटेंडेंट से कहा कि उसे बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए हर औषधीय जड़ी बूटी के 20 टुकड़े दें, सिवाय स्पिरिट ग्रास के। उसे स्पिरिट ग्रास के सिर्फ 11 डंठल चाहिए थे, क्योंकि उसके पास पहले से ही स्पिरिट ग्रास के 9 और डंठल थे। स्पिरिट ग्रास के ये 9 डंठल पिछले 10 डंठलों से बचे हुए थे, जिन्हें उसने अपनी नींव को मजबूत करने के लिए खरीदा था। उस अटेंडेंट ने जल्दी से हर औषधीय जड़ी बूटी निकाली, जो आदित्य ने उसे इस बार बहुत जल्दी बताई थी, और फिर वह आदित्य को काउंटर पर ले गया और काउंटर लड़की को सब कुछ दे दिया और उसके कान में कुछ कहा, और फिर वह आदित्य के पीछे खड़ा हो गया। काउंटर पर बैठी लड़की ने हर औषधीय जड़ी बूटी को देखा और फिर कहा, युवा मास्टर, आप 3 साल पुरानी जिनसेंग के 20 टैल खरीद रहे हैं, जिसकी कीमत 6000 सोने के सिक्के हैं। मॉर्निंग ड्यू प्रोफाउंड ग्रास के 20 डंठल की कीमत 10,000 सोने के सिक्के हैं। रेड लीफ्ड पोटैटो के 20 डंठल की कीमत 4000 सोने के सिक्के हैं, और स्पिरिट ग्रास के 11 डंठल की कीमत 5500 सोने के सिक्के हैं। इन सबको एक साथ जोड़ने के बाद इन औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत 25,000 सोने के सिक्के होंगे। लेकिन चूंकि आप हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य हैं, इसलिए एक अल्केमी अप्रेंटिस के रूप में आपको 10% की छूट मिलेगी। इसलिए आपको कुल 23,000 सोने के सिक्के देने होंगे। यह सुनकर आदित्य ने अपना सिर हिलाया और काउंटर लड़की के शब्दों से आदित्य ने भी एक बात का अनुमान लगाया, और वह यह था कि जैसे जैसे वह गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखेगा और अल्केमिस्ट मास्टर या ग्रैंड मास्टर बनेगा, उसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से कुछ खरीदने पर अधिक छूट मिलेगी। आदित्य के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने 230 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाले, जो 23,000 सोने के सिक्कों के बराबर थे, और काउंटर गर्ल को दे दिए। स्पिरिट स्टोन्स, ये लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं। काउंटर पर बैठी लड़की स्पिरिट स्टोन्स को देखकर चौंक गई। उसने स्पिरिट स्टोन्स को घूरते हुए पूछा, युवा मास्टर, क्या आप वाकई स्पिरिट स्टोन्स से भुगतान करना चाहते हैं? क्योंकि स्पिरिट स्टोन्स बहुत दुर्लभ और मूल्यवान होते हैं। मुझे यकीन है, इसे ले लो। आदित्य ने उसे देखकर मुस्कुराया। यह देखकर काउंटर पर बैठी लड़की ने कांपते हुए हाथ से स्पिरिट स्टोन ले ली। फिर आदित्य जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही आदित्य अल्केमिस्ट एसोसिएशन के गेट से बाहर निकलने वाला था, उसने मुड़कर एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन को उस अटेंडेंट की ओर उछाल दिया, जिसने उसे औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने में मदद की, और फिर वह वहां से चला गया। उस अटेंडेंट ने जल्दी से स्पिरिट स्टोन को पकड़ लिया, और जब उसने उसे देखा तो वह उत्तेजना से कांपने लगा। काउंटर पर बैठी उस लड़की ने भी यह देखा। फिर उसने अटेंडेंट को ईर्ष्या से देखा। आदित्य वापस अपने कमरे में चला गया, और फिर वह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में प्रवेश कर गया। वह फिर से घास के मैदान पर दिखाई दिया। फिर वह रास्ते से होकर वह 9 मंजिला पैगोडा के सामने आ गया। वह फिर से प्रवेश किया और 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर दिखाई दिया। वह 2 कारणों से यहां बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। पहली बात तो यह है कि यहां समय का प्रवाह धीमा है। यहां 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर हैं। चूंकि यह पहली बार था जब उसने गोली को परिष्कृत जा रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में कितना समय लगेगा। उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा है। उसके बाद प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू होगा। फिर उसने अपने गुरु ग्रैंड मास्टर द्वारा दी गई सभी औषधीय जड़ी बूटियां और कड़ाही निकाली। फिर बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियां कड़ाही के अंदर रख दी। इसके बाद उसने एक लंबी सांस ली और अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया।
फिर उसने अपने दोनों हाथ कढ़ाई के दोनों किनारों पर रख दिए और फिर उसमें फायर सोल से आग लगा दिया और साथ ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से कढ़ाई के अंदर की स्थिति का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। फायर सोल को कढ़ाई में डाल दिया गया और अंदर की औषधीय जड़ी बूटियों को वापस जलाकर सुखा दिया गया, लेकिन किसी कारण से सूखी औषधीय जड़ी बूटियों के अंदर कुछ अवशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा बची रह गई। इसलिए वह एक गोली को परिष्कृत करने के अपने पहले प्रयास में विफल हो गया। फिर भी आदित्य इससे निराश नहीं हुआ। उसे भी इसकी उम्मीद थी। वैसे भी उसने अपने पहले प्रयास के कारण कुछ चीजें भी सीखीं। उसने जाना कि उसकी लपटें कितनी भयानक थीं और उसे अपने फायर सोल पर नियंत्रण बढ़ाने की जरूरत थी। आदित्य ने जड़ी बूटियों का अगला सेट उठाया और बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत करने का अपना अगला प्रयास शुरू किया। इस बार उसने अपने नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया ताकि लपटों को सही ढंग से नियंत्रित किया जा सके। उसने सावधानी से औषधीय जड़ी बूटियों को कढ़ाई के अंदर वापस रखा, लेकिन फिर से परिणाम विफलता था। उसने पुनः गोली को परिष्कृत करने का प्रयास किया, लेकिन फिर वही पुनः असफल रहा। लगातार 3 बार असफलता का सामना करने के बाद आदित्य कुछ हद तक निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन फिर भी उसे गोली को परिष्कृत करना ही था, चाहे कुछ भी हो। और ऐसा नहीं था कि गोली को परिष्कृत करने के ये 3 प्रयास व्यर्थ थे। उसके पास पहले से ही प्राचीन गोली देवता का ज्ञान और अनुभव था और अब उसकी अपनी फायर सोल पर उसका नियंत्रण भी अपने चरम पर पहुंच गया था और उसने गोली बनाने के बारे में अपना कुछ अनुभव भी हासिल किया। उसने कुछ समय तक आराम किया और फिर उसने चौथी बार बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत करने का प्रयास किया। अपने चौथे प्रयास में उसने सफलतापूर्वक औषधीय जड़ी बूटियों को सुखाया और उसमें से सारी स्पिरिट ऊर्जा निकाल ली। अब वह अल्केमिस्ट के अगले चरण में प्रवेश कर गया। जब वह बॉडी टेम्परिंग पिल बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की मदद से कड़ाही के अंदर झांका। उसने औषधीय जड़ी बूटियों से निकलने वाले स्पिरिट ऊर्जा के विभिन्न रंगों को देखा। अब उसने इन स्पिरिट ऊर्जा को हेर फेर करना शुरू कर दिया, उन्हें घुमाकर भंवर बनाने लगा। पहले से ही सूख चुकी औषधीय जड़ी बूटियों को भी उसकी आत्मिक ऊर्जा ने इंजेक्ट किया और औषधीय पाउडर में बदल दिया। आदित्य अब ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 7वें चरण में था। उसके पास अच्छी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी, फिर भी वह पहले से ही अपनी सीमा के करीब था। फायर सोल को नियंत्रित करना और हर बार इसके तापमान को बढ़ाने और घटाने के लिए उसमें हेरफेर करना उसे उसकी सीमा तक ले गया। आदित्य ने जो भंवर बनाया था वह एक गोली के लिए बहुत बड़ा था, इसलिए उसने भंवर को 4 बराबर भंवरों में बांट दिया और फिर उसने स्पिरिट ऊर्जा के 4 भंवरों को औषधीय शक्ति के 4 बराबर भागों के साथ मिलाना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय आदित्य की भौहें सिकुड़ने लगीं और उसके माथे से बहुत पसीना बहने लगा। उसे न केवल फायर सोल को नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता थी, बल्कि उसे आत्मिक ऊर्जा के भंवर के साथ साथ औषधीय पाउडर को नियंत्रित करने और उन्हें एक साथ मिलाने के लिए भी इसकी आवश्यकता थी, जिसके लिए उसे बड़ी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा का उपभोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर कोई यहाँ होता और उसे ऐसा करते देखता तो वे निश्चित रूप से आदित्य को पागल समझ लेते। आमतौर पर अल्केमिस्ट हमेशा पहली बार एक गोली को परिष्कृत करते समय एक ही गोली बनाते हैं, लेकिन आदित्य एक बार में 4 गोलियां बनाने की कोशिश कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं, इसके परिणाम स्वरूप उसकी आत्मिक ऊर्जा की बड़ी मात्रा खर्च हो गई, जिससे वह अपनी सीमा तक पहुंच गया। आत्मिक ऊर्जा के 4 भंवर औषधीय पाउडर के साथ मिलकर तेजी से घूम रहे थे। कुछ समय बाद उसने आखिरकार उन्हें एक साथ मिला दिया और इसे एक गोलाकार रूप दिया, जिससे 4 गोलियां बन गईं। आखिरकार मैं सफल हो गया। मैंने इन 4 बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत करने में ही पूरा दिन लगा दिया। अल्केमिस्ट में बहुत समय की आवश्यकता है, आदित्य ने आह भरते हुए खुद से कहा। आदित्य ने कढ़ाई का ढक्कन खोला और उसके अंदर देखा। अंदर 4 गोल सफेद रंग की गोलियां थीं, जिनसे बहुत तेज खुशबू आ रही थी। उसने 4 गोलियां निकाली और उसे घूरता रहा, क्योंकि ये 4 बॉडी टेम्परिंग गोलियां उसकी पहली गोलियां थीं
जिन्हें उसने परिष्कृत किया था। उसके बाद उसने इसे गोली की बोतल में जमा कर दिया और गोलियों के अगले बैच को परिष्कृत करना जारी रखा। अपनी पहली सफलता के बाद आदित्य ने औषधीय जड़ी बूटियों के सभी शेष 16 सेटों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया और हर बार जब उसने प्रति सेट 4 गोलियां परिष्कृत की तो कुल 64 गोलियां हुईं और पिछली 4 गोलियों को जोड़कर उसने सफलतापूर्वक 68 गोलियां परिष्कृत कीं। गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया, इसलिए अब वह बहुत थक गया था। आदित्य एक बार फिर होटल के अंदर अपने कमरे में दिखाई दिया। वह अपने कमरे में दिखाई देते ही तुरंत सो गया। वह गहरी नींद में सोया और जब वह फिर से उठा तो प्रतियोगिता के दूसरे दौर का दिन पहले ही आ चुका था। उसने जल्दी से नहाया और उस जगह पर गया जहां प्रतियोगिता का दूसरा दौर होने वाला था। जब आदित्य वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। बीच में एक बड़ा सा अखाड़ा बना हुआ था और उसके चारों ओर 3 दिशाओं से हजारों पत्थर की सीटें थीं जो सीढ़ियों की तरह बनी हुई थीं, मुख्य रूप से स्थानीय लोगों के लिए प्रतियोगिता देखने के लिए। अखाड़े के सामने भी 8 पत्थर की सीटें बनी हुई थीं, लेकिन इन पत्थर की सीटों और बाकी पत्थर की सीटों के बीच अंतर यह था कि ये 8 पत्थर की सीटें सिंहासन की तरह बनी हुई थीं और इन 8 पत्थर के सिंहासन जैसी सीटों के पीछे 10 छोटी सीटें थीं। बहुत से प्रतिभागी पहले से ही मौजूद थे और बहुत से अभी भी आ रहे थे। बहुत से लोग प्रतियोगिता देखने भी आए थे। जब समय हुआ उसने देखा कि एक दिशा से लगभग 20 लोग अखाड़े की दिशा की ओर उड़ रहे थे। आदित्य को इन 20 लोगों में कई जाने पहचाने चेहरे थे। उनमें से 7 चेहरे ऐसे थे जिन्हें आदित्य ने पहचाना। उनमें से 6 प्रतियोगिता के पहले दौर के प्रतिनिधि थे और आखिरी व्यक्ति जिससे आदित्य परिचित था वह थे उसके अपने गुरु ग्रैंड मास्टर, जो 7 अन्य बूढ़ों के साथ आगे चल रहे थे। इन 7 बूढ़ों व्यक्तियों ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन देखने से यह आसानी से पता चल सकता था कि यह वास्तव में बहुत ही शानदार वस्त्र थे। ग्रैंड मास्टर और 7 अन्य बूढ़े लोग 8 सिंहासन जैसी सीटों पर बैठ जाते हैं और बाकी 11 लोग सिंहासन जैसी सीटों के पीछे पत्थर की सीटों पर बैठ जाते हैं। जब वे बैठे तो ग्रैंड मास्टर ने प्रतिभागियों की भीड़ में आदित्य को खड़ा देखा। उसे देखकर ग्रैंड मास्टर ने उसकी ओर सिर हिलाया और फिर 7 बूढ़े लोगों के साथ बातचीत में व्यस्त हो गए। इन 20 लोगों को देखकर प्रतिभागियों और शो देखने आए अन्य लोगों ने गपशप करना बंद कर दिया और उनकी ओर देखने लगे। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगा उसके बाद एक आदमी खड़ा होता है और मैदान के बीच में चला जाता है। फिर वह कहता है, अब प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू करने का समय है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण लोगों से परिचय करवाता हूं। उस आदमी ने उन सभी बूढ़ों का परिचय देना शुरू किया जो पत्थर की सीट जैसे सिंहासन पर बैठे थे। आइए हम बाईं ओर से शुरू करें। पहला व्यक्ति नीले बादल संप्रदाय का संप्रदाय लीडर है। दूसरा व्यक्ति गहन आकाश संप्रदाय का संप्रदाय लीडर है। तीसरा व्यक्ति स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का संप्रदाय लीडर है। चौथा व्यक्ति लाल चंद्रमा संप्रदाय का संप्रदाय लीडर है। 5वां व्यक्ति श्वेत हिम संप्रदाय का संप्रदाय लीडर है। 6ठा व्यक्ति हमारे देश के सम्राट है। जैसे ही उन्होंने कहा कि बाईं ओर से पत्थर की तरह सिंहासन पर बैठा 6ठा व्यक्ति एज्योर ड्रैगन देश का सम्राट है, प्रतिभागियों सहित सभी उपस्थित लोगों ने तुरंत सिर झुकाया और जोर से चिल्लाया, सम्राट अमर रहे। जब सम्राट ने यह देखा तो उन्होंने संतोष में अपना हाथ हिलाए। तुरंत हवा का एक झोंका आया जिससे सभी लोग अपना सिर ऊपर उठा लिए और जो व्यक्ति इन शक्तिशाली व्यक्तियों का परिचय दे रहा था उसने अगले व्यक्ति का परिचय देना जारी रखा। वहां बैठे 7वें व्यक्ति फॉर्मेशन मास्टर हैं, जिन्हें हमारे राजा और 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय लीडरों ने आमंत्रित किया था। मास्टर विनोद, हर कोई पहले से ही जानता है कि वह वही व्यक्ति था जिसने उन टेलीपोर्टेशन सर्कल का निर्माण किया था जिससे हमारी यात्रा आसान हो गई थी। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, 8वां व्यक्ति हमारे एज्योर ड्रैगन देश का एकमात्र अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर विधांश है। यहां बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते थे,
क्योंकि वह लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते थे। वह 10 साल पहले हमारे एजोर ड्रैगन देश में आए थे और हमारे देश की सभी टियर 4 और टियर 5 औषधीय गोलियां उनके द्वारा परिष्कृत की जाती हैं। हमारे देश को बहुत भाग्यशाली देश माना जा सकता है क्योंकि कई बड़े देशों में भी कोई ग्रैंड मास्टर मौजूद नहीं है। जब उस व्यक्ति ने फॉर्मेशन मास्टर विनोद और ग्रैंड मास्टर विधांश का परिचय कराया तो लोगों की भीड़ में बहुत हंगामा मच गया। सभी लोग ग्रैंड मास्टर और फॉर्मेशन मास्टर के बारे में धीमी आवाज में आपस में चर्चा करने लगे। लेकिन चूंकि वहां हजारों लोग थे, इसलिए भले ही वे धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे, लेकिन इससे बहुत हंगामा हुआ। जब भीड़ एक बार फिर से शांत हो गई तो उस व्यक्ति ने आगे कहा, अब मैं आपको प्रतियोगिता के दूसरे दौर के नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं। यह दौर भी 2 चरणों में विभाजित है। पहले चरण में एक युद्ध होगा। सभी 300 प्रतिभागी एक साथ हर दूसरे प्रतिभागी से लड़ेंगे और मैदान पर खड़े आखिरी 100 प्रतिभागी अगले चरण में प्रवेश करने के लिए योग्य होंगे। और इन 100 प्रतिभागियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शीर्ष 100 में आने के बाद इन 100 प्रतिभागियों को पहले से ही 5 महान संप्रदायों में प्रवेश करने का अधिकार होगा, या वे शाही परिवार में प्रवेश कर सकते हैं और शाही परिवार के शिष्य बन सकते हैं। खैर, शीर्ष 100 प्रतिभागियों को 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा चुना जाएगा। उन्हें खुद को उस संप्रदाय को चुनने का कोई अधिकार नहीं होगा जिसमें वे प्रवेश करना चाहते हैं। अब शीर्ष 100 प्रतिभागी प्रतियोगिता के इस दौर के अगले चरण में शीर्ष 10 और चैंपियन का चयन करने के लिए लड़ेंगे। शीर्ष 10 में आने के बाद इन 10 प्रतिभागियों को यह चुनने का अधिकार मिलेगा कि वे कहां प्रवेश करना चाहते हैं और किस संप्रदाय के शिष्य बनना चाहते हैं, और चैंपियन सीधे उस संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बन जाएगा जिसमें वह प्रवेश करना चाहेगा। अब मैं आपको इनाम के बारे में बताता हूं। शीर्ष 100 को मध्य ग्रेड गहन रैंक का एक मार्शल आर्ट तकनीक दिया जाएगा। खैर, वे जिस संप्रदाय में प्रवेश करेंगे वहां से इस ग्रेड के लिए उपयुक्त मार्शल आर्ट तकनीक चुन सकते हैं। शीर्ष 10 उस संप्रदाय से एक उच्च ग्रेड गहन रैंक मार्शल आर्ट तकनीक चुन सकते हैं जिसमें वे प्रवेश करेंगे और उन्हें एक रैंक 3 गोली गहन आत्मा गोली दी जाएगी। प्रतियोगिता के चैंपियन को शीर्ष 10 के समान ही इनाम मिलेगा, लेकिन इन दोनों पुरस्कारों के बीच अंतर यह है कि चैंपियन एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा, जबकि अन्य शीर्ष 10 और शीर्ष 100 बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन जाएंगे। जैसे ही उस आदमी ने प्रतियोगिता के नियमों और पुरस्कारों के बारे में बताना समाप्त किया, एक बार फिर बहुत शोर मच गया। लेकिन इस बार लोगों की भीड़ कम शोर मचा रही थी, जबकि 300 प्रतिभागी ज्यादा शोर मचा रहे थे। वे मुख्य रूप से पुरस्कारों के कारण ये आवाजें निकाल रहे थे। मध्य ग्रेड गहन रैंक मार्शल आर्ट तकनीक पहले से ही कई लोगों को मौत से लड़ने के लिए पर्याप्त था, लेकिन शीर्ष 10 को वास्तव में एक उच्च ग्रेड गहन रैंक मार्शल आर्ट तकनीक चुनने का मौका मिल रहा था। 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार को छोड़कर पूरे एज्योर ड्रैगन देश में उच्च ग्रेड गहन रैंक मार्शल आर्ट तकनीक का उच्चतम स्तर था। अगर उन्हें शीर्ष 10 में आने से ही ऐसा मार्शल आर्ट तकनीक मिल जाता है तो यह इतना हंगामा क्यों नहीं मचा सकता। शीर्ष 100 ऐसे भी थे जिन्हें मध्य ग्रेड गहन रैंक मार्शल आर्ट तकनीक मिल रहा था, जो हाई ग्रेड गहन रैंक से सिर्फ एक स्तर नीचे था। इसे पहले से ही बहुत उच्च स्तर का इनाम माना जा सकता है, और वहां गहन आत्मा पिल भी थी। यह एक रैंक 3 पिल थी जो मूल कोर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट को बिना किसी नुकसान के मूल कोर क्षेत्र के अगले चरण में सीधे सफलता दिला सकती थी। कुल मिलाकर ये पुरस्कार कुछ ऐसे थे जिनके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इससे आदित्य को एक बार फिर याद आया कि कुछ गड़बड़ है। मोना ने एक बार उसे बताया था कि इस प्रतियोगिता के पीछे एक खास वजह थी, लेकिन वह वजह क्या थी आदित्य को नहीं पता था, और मोना ने भी उसे नहीं बताया था। आदित्य को पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने इसमें भाग लेने का फैसला किया, क्योंकि एक तो वह एक निश्चित संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता था जो उसे कम समय में अधिक शक्तिशाली बनने में मदद कर सकता था, और दूसरा
वह एक बार फिर मोना से मिलना चाहता था। मोना से मिलने की इच्छा का कारण वह खुद स्पष्ट नहीं था। और तीसरा, वह यह जानना चाहते थे कि इस प्रतियोगिता के पीछे क्या कारण है। बड़े गोलाकार मंच पर खड़ा आदमी एक बार फिर बोलने लगा, अब जब सभी ने नियमों और पुरस्कारों के बारे में सुन लिया है तो प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू करने का समय आ गया है। इसके बाद वह आकाश में उड़ा और कहा, अब सभी 300 प्रतिभागी कृपया मैदान में प्रवेश करें। जब प्रतिभागियों ने यह सुना तो वे सभी अखाड़े की ओर चल पड़े। कुछ सांसों के बाद सभी प्रतिभागी अखाड़े में खड़े थे। आदित्य भी बहुत कम प्रोफाइल रखते हुए अखाड़े के बीच में खड़ा था। उसने चारों ओर देखा और कई प्रतिभाशाली मार्शल विशेषज्ञ को देखा जो उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़े थे, जैसे कि जोशन, दिव्या और अन्य। उसने शिवांश को भी अखाड़े में अपने बाईं ओर खड़ा देखा। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की और आदित्य को लगा कि शिवांश द्वारा उसे दी जाने वाली वाइब अब पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, उसने चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव के साथ शिवांश की ओर देखा। वह मूल कोर क्षेत्र में पहुंच गया। इन कुछ दिनों में शिवांश ने फिर से सफलता हासिल की और अब वह पहले से ही मूल कोर क्षेत्र में एक मार्शल विशेषज्ञ है। शिवांश को भी लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा और देखा कि आदित्य उसे हैरान चेहरे से देख रहा है। उसे तुरंत समझ आ गया कि आदित्य को पहले से ही पता था कि वह मूल कोर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। उसने आदित्य को देखकर मुस्कुराया और अचानक उसने भी स्तब्ध भाव से आदित्य को देखा। उसे अभी भी अच्छी तरह याद है कि जब वह पहली बार आदित्य से मिला था तब आदित्य सिर्फ ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 5वें चरण में था और अब कुछ दिनों बाद वह 2 चरणों में आगे बढ़ गया। ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 7वें चरण में एक मार्शल विशेषज्ञ बन गया। सफलता की यह गति कुछ ऐसी थी जो उसने खुद के अलावा किसी और में कभी नहीं देखी थी। आखिरकार वह खुद कुछ ही सालों में शून्य से मूल कोर दायरे का एक मार्शल विशेषज्ञ बन गया। आदित्य और शिवांश दोनों ने एक दूसरे को चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव के साथ देखा। इस समय जोशन ने भी पलटकर देखा और शिवांश को किसी को स्तब्ध चेहरे से देखते हुए देखा। जब उसने शिवांश की निगाह का पीछा किया तो उसने देखा कि आदित्य उसी भाव से शिवांश को देख रहा था। वह यह सोचकर उलझन में पड़ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे कोई कारण नहीं सूझा। इसलिए उसने बस इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया और शिवांश के पास गया। शिवांश भी इस समय अपने होश में आया और उसने जोशन को आते देखा। जोशन उसके सामने रुका और गंभीर चेहरे के साथ बोला, शिवांश, इस बार मैं निश्चित रूप से यह प्रतियोगिता जीतूंगा और चैंपियन बनाऊंगा। शिवांश ने उसे देखकर केवल हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। शायद जोशन को पहले से ही इसकी आदत थी, इसलिए जब शिवांश ने उसे जवाब नहीं दिया तो वह नाराज नहीं हुआ। यह बच्चा कौन है? जोशन ने फिर पूछा। उसका नाम आदित्य है और उसे कम मत आंको। वह बहुत शक्तिशाली है। हो सकता है इस प्रतियोगिता में उसे 3रा स्थान मिले या शायद 2रा स्थान। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, सच में? जोशन ने फिर से आदित्य को गहराई से देखा और कहा, वह ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 7वें चरण में ही है। वह इस प्रतियोगिता में 2रा स्थान कैसे प्राप्त कर सकता है? तुम उसे ज्यादा आंक रहे हैं। तुम देखोगे। शिवांश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर मंच पर खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा था, लेकिन फिर भी किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। जोशन ने फिर से आदित्य को गहराई से देखा और फिर वह मंच पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य पूरे समय सिर्फ इन दोनों को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि वे पहले क्या बात कर रहे थे, लेकिन उसे पता था कि ये दोनों निश्चित रूप से उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जोशन ने शिवांश से बात करते हुए 2 या 3 बार उसे घूरा था। इस समय उस आदमी की आवाज फिर से हवा में गूंजी। अब जब सभी प्रतिभागी मंच पर हैं तो प्रतियोगिता के दूसरे दौर का पहला चरण शुरू करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी प्रतिभागी मैदान पर लड़ने लगे। तुरंत मानो मैदान में अराजकता फैल गई। चाहे कोई भी हो, हर कोई लड़ रहा था और जितना संभव हो सके
उतने प्रतिभागियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें मैदान में खड़े होने का मौका मिल सके, जब तक कि केवल 100 प्रतिभागी ही न बचे। सबसे पहले सभी प्रतिभागियों ने उन लोगों को खत्म करने की कोशिश की जो मैदान की सीमा पर खड़े थे, और उन्हें खत्म करने के बाद उन्होंने उनसे कमजोर साधना वाले प्रतिभागियों की तलाश शुरू कर दी। 2 अगरबत्तियां जलने में लगने वाले समय के बाद मैदान पर केवल 160 प्रतिभागी बचे थे। इतने कम समय में ही लगभग आधे प्रतिभागी बाहर हो गए। अब जो भी लोग अभी भी मैदान पर खड़े थे वे सभी मजबूत थे। उनमें से सबसे कमजोर प्रतिभागी ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 6ठे चरण में साधना स्तर वाले प्रतिभागी थे। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो मैदान में सिर्फ शांति है। सभी प्रतिभागी चुप हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। आइए हम एक महान लड़ाई लड़ें। हो सकता है कि अगर हम यहां असफल भी हो जाएं, तो हम 5 महान संप्रदायों के किसी भी बुजुर्ग या शाही परिवार के बुजुर्ग की नजरों में आ सकते हैं। यह इन महान स्थानों में प्रवेश करने का हमारा मार्ग भी बन सकता है। हाँ, तुम सही हो। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो लड़ें। कोई नहीं जानता कि किसने पहल की, लेकिन जैसे ही एक युवक ने बोलना शुरू किया, फिर से वही लड़ाई शुरू हो गई। हर कोई दूसरों से लड़ रहा था। आदित्य भी अपवाद नहीं था। वैसे भी यहां कोई भी उसे नहीं जानता था। वे उसका सम्मान क्यों करेंगे और उससे क्यों नहीं लड़ेंगे? केवल पारस और दिव्या जैसे प्रसिद्ध प्रतिभाशाली लोग ही एक समय में 1 या 2 विरोधियों का सामना कर रहे थे। जाहिर है कोई भी उन्हें अपमानित नहीं करना चाहता था। केवल वे ही लोग उनसे लड़ने गए जो खुद को इन प्रतिभाशाली लोगों से अधिक शक्तिशाली मानते थे। लेकिन फिर भी 2 आकृतियां ऐसी थीं जो लड़ नहीं रही थीं, या सही शब्दों में कहें तो कोई भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनमें से एक अपनी आंखें बंद करके अखाड़े में बैठा था और दूसरी आकृति अपनी आंखें बंद करके अखाड़े में खड़ा था। ये 2 लोग जोशन और शिवांश थे। ये दोनों पूरे एजियोर ड्रैगन देश के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के रूप में जाने जाते थे। हालांकि जोशन पहले से ही 17 साल का होने वाला था, वह पहले से ही ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के शिखर पर था और उसकी लड़ाई की क्षमता भी बहुत मजबूत थी। वह मूल कोर दायरे के पहले चरण में एक मार्शल विशेषज्ञ के खिलाफ भी जीत सकता है। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों प्रतिभाशाली लोगों से कुछ गड़बड़ करे, और ये दोनों ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। सभी प्रतिभागी बहुत ही जोश से लड़ रहे थे। आदित्य को भी कभी कभी एक साथ कई प्रतिभागियों का सामना करना पड़ता था, और उस समय उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और आखिरकार मैदान में खड़ा रहने में कामयाब रहा। अंततः मैदान पर केवल 100 प्रतिभागी बचे थे, जिनमें आदित्य, पारस, दिव्या, जोशन और शिवांश भी शामिल थे। इस समय पहले वाला व्यक्ति फिर से मैदान में आया और बोला, आप सभी को शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई। अब आप सभी 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के शिष्य बनने के योग्य हैं। अब एक दिन आराम करें। अगला दिन प्रतियोगिता का अंतिम दिन होगा।